गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 11th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 11th में क्या पढ़ा दिया अभी तक? क्लास 11th में इससे पहले वाले लेक्चर में ना क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस कराए थे। अब क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ेंगे। आपके पास जो भी मटेरियल है, जो भी बुक है, जो कुछ भी है, आप उससे क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस क्रॉस प्रोडक्ट के बच जाएंगे जो हम क्या करेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे। एक बार जब यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना सीख लेंगे तब। मतलब आज का जो लेक्चर है ना, वो पूरा पूरा डेडिकेटेड है यूनिट वेक्टर को। आज का जो लेक्चर है वो पूरा पूरा डेडिकेटेड है यूनिट वेक्टर को। अब इसका डेफिनेशन ना मैंने तुमको पहले बताया है। ये जो यूनिट वेक्टर है, इसका डेफिनेशन मैंने तुमको पहले कहीं बताया था। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर, द वेक्टर whose magnitude is 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। ठीक है, अच्छा, यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कैसे किया था हमने? पता नहीं आपको याद है कि नहीं। मान लो ए कैप, किसी भी वेक्टर में अगर ये कैप मतलब किसी भी लेटर में अगर तुमको कैप के जैसा सिंबल दिख गया, मतलब वो क्या है? वो एक यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे करना है? तो वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को खुद के मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर दोगे, वेक्टर को खुद के मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर दोगे तो जो रिजल्ट बन के आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? देखो, मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, तो यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर is used to represent, unit vector is used to represent direction। यूनिट वेक्टर जो है वो क्या है? डायरेक्शन को बताने के काम में आता है। जैसे हम लिखते हैं 2i कैप, तो 2i कैप जब लिखते हैं तो i कैप जैसे मैंने लिख दिया, इसका मतलब क्या है? एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और उसका डायरेक्शन क्या है? x के पॉजिटिव के अलोंग है, तो उसको मैंने लिखा था 2i कैप। तो इतना कुछ मैंने शायद तुमको पहले बता दिया है। आज इस यूनिट वेक्टर पे ना कुछ प्रॉब्लम्स करना सीखते हैं। अब सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि मान लो मैंने एक डेफिनेशन लिखा, मैंने क्या बोला कि ऐसा गिवन है a कैप इक्वल्स टू 0.2 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस x k कैप, ऐसा लिखा है। लिखा हुआ है कि a कैप इक्वल्स टू, a कैप क्या लिखा है? 0.2 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस x k कैप। अब यहां पे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन। अब क्या करेंगे सर? देखो बस आपने a कैप लिख के छोड़ दिया, अब बोल रहे हो x का वैल्यू ढूंढो। ऐसे कैसे ढूंढ लेंगे सर x का वैल्यू? क्या ही कर लेंगे सर इसमें? a कैप दिया है तो कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर जी? a कैप, ये जो a कैप है ये क्या है? a कैप मतलब यूनिट वेक्टर है क्या? यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड होता है 1। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। और जब भी वेक्टर इस तरह के फॉर्मेट में होता है, i कैप, j कैप, k कैप के फॉर्मेट में, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट ओवर, ये मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है क्या? तो अगर मैं इस गिवन इक्वेशन के हिसाब से a कैप का मैग्नीट्यूड, सिंस a कैप वाज अ यूनिट वेक्टर, तो इट विल हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1। तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा लिख सकता हूं क्या? दैट इंप्लाइज रूट ओवर ऑफ 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये पूरा मैग्नीट्यूड जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से, अगर a कैप इज अ यूनिट वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा क्या? अब मुझे ना ये रूट देख के बहुत डर लगता है, पता नहीं अजीब सा मेरे को डर है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरे को एकदम नहीं अच्छा लगता रूट। तो मेरे को जब भी रूट दिखता है ना, मैं क्या करता हूं? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं। अब अगर स्क्वायर रूट दिख रहा है तो स्क्वायरिंग कर दिया, क्यूब रूट दिखेगा तो क्यूबिंग कर दिया, और पावर का रूट चला जाएगा तो और पावर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। लेकिन रूट को तो नहीं रहने देंगे, मेरे को नहीं पसंद है तो नहीं रहने देंगे। रूट को भगाना है, कैसे भगाते हैं? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं? स्क्वायरिंग कर देते हैं।
अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है सर, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, 0.2 का स्क्वायर बोलो, 0.2 का स्क्वायर जब आप सॉल्व करोगे तो 0.04 बनेगा क्या? एक एक करके सारा स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। 0.2 का स्क्वायर क्या लेता 0.04 प्लस 0.8 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.64। कैलकुलेशन नहीं आता है तो क्या करेंगे, थोड़ा रो लेंगे लेकिन सीख लेंगे। प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे 0.4 और 0.64 ये हो जाएगा 0.68 प्लस x स्क्वायर, ये 1 हो गया। इसका मतलब x स्क्वायर जो है वो 1 माइनस 0.68 होगा। इसका मतलब x स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 माइनस 0.68, ये 0.32 बच रहा है क्या? तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू इज रूट ओवर ऑफ 0.32। अब इससे ज्यादा सॉल्व करने का टेंशन मत लेना, ऐसा नहीं है लगे पड़े हैं वो निकाल रहे हैं। फिजिक्स में इससे फिजिक्स सिखा रहे हैं, मैथ्स थोड़ी सिखा रहे हैं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर दे दिया जाएगा तुमको और तुमको एक रैंडम सा वैल्यू x y z कोई भी पूछ लिया जाएगा। तो अगर यूनिट वेक्टर पता है कि भाई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो मैग्नीट्यूड को यूज करके मैंने क्या कर लिया, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। आसान था क्या क्वेश्चन? से बहुत ही आसान था, बेसिक डेफिनेशन अपने को आता है तो हम इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यूनिट वेक्टर के और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर बनाना सीखेंगे, यूनिट वेक्टर लिखना सीखेंगे, उसका क्या काम है वो भी देखेंगे आज। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज करेंगे, आप इसको नोट कर लेना, फिर आगे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 प्रॉब्लम देखते हैं। टाइप 2 प्रॉब्लम में क्या है, डेफिनेशन पे बेस्ड है। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या लिखना है, a कैप इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यही यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन होता है। मान लो क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, क्वेश्चन गिवन है हमारे पास a वेक्टर जो है वो गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। इस तरह से वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर गिवन है a वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और ये पूछा गया है फाइंड a कैप। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड a कैप। अच्छा, अब मेरे पास वेक्टर पता है और मुझे a कैप निकालना है। मैं फॉर्मूला क्या जानता हूं, मैं फॉर्मूला जानता हूं कि मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, a कैप इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन में वेक्टर तो गिवन है सर, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या? सर मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। अगर कभी भी वेक्टर अपने कंपोनेंट्स के फॉर्म में होता है, i कैप, j कैप, k कैप के फॉर्म में होता है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, सबको ऐड कर दो और सबके ऊपर चढ़ा दो रूट। सॉल्व करोगे जो आएगा वही मैग्नीट्यूड होता है क्या? ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे जो वेक्टर्स होते हैं 3i कैप, 4j कैप और 5k कैप, ये सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है क्या? और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जब रिजल्टेंट कैलकुलेट करते थे तो रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता था रिजल्टेंट। ये सब मैंने समझाया है तुमको। ठीक है, तो अगर मैं a कैप कैलकुलेट करूं तो a कैप कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेता हूं। मैं ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, यही बात है। इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा, रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a आ जाएगा, ये दोनों 5 का स्क्वायर और ये दोनों भी 5 का स्क्वायर। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 50 के इक्वल हो जाएगा। 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इज कमिंग आउट टू बी 5√2 यूनिट्स। अब मैं यूनिट्स को लिख रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्या है, स्पीड है, वेलोसिटी है, फोर्स है, क्या है मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने a को क्या लिख दिया 5√2 यूनिट्स। अब मेरे पास क्वेश्चन में जो मेरे को फाइंड करना है उसमें वेक्टर a भी पता है और इसका मैग्नीट्यूड भी पता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे आंसर मिल जाएगा क्या? तो मैं क्या लिखूंगा, दैट इंप्लाइज a कैप जो है वो वह वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है 5√2। तो जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा 3/5√2i कैप प्लस 4/5√2j कैप
प्लस 5/5 रूट 2 के कैप। अच्छा ये ए कैप का वापस से अगर आप मैग्नीट्यूड निकालो, इस बार ये जो वेक्टर बन रहा है यूनिट वेक्टर, वापस से अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे 1 आएगा क्या? आप चेक करके देखना, 3 5 रूट 2 का होल स्क्वायर, 4 5 रूट 2 का होल स्क्वायर, 5 5 रूट 2 का होल स्क्वायर, जब आप सबको सम करोगे ना 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है? टाइप 2 प्रॉब्लम है। टाइप 2 प्रॉब्लम भी बहुत ही आसान है। टाइप 2 प्रॉब्लम में जनरली आपको एक वेक्टर गिवन होगा और आपको क्या करना है, उस वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, उस वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर जो है वो एक्चुअली में एक डायरेक्शन है क्या? ये जो ए कैप, जैसे आई कैप एक डायरेक्शन है, जे कैप एक डायरेक्शन है, तो ये जो ए कैप है, ये जो ए कैप है वो एक्चुअल में एक डायरेक्शन है क्या? सर नहीं समझ में आ रहा है सर। अरे यूनिट वेक्टर तो इसीलिए फाइंड करते थे ना, यूनिट वेक्टर जो है वो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन है क्या? अब मान लो ऐसा एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन इसमें क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, तुम जो भी बुक्स फॉलो करोगे ना तो तुम देखना कि इस तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं। सर आपने सही बोला था सर, इस तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब ए वेक्टर जो है वो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ऐसा बोला गया है। फाइंड अ वेक्टर b, फाइंड अ वेक्टर b whose magnitude is 10 units. फाइंड अ, किसी क्वेश्चन में ए वेक्टर का डेफिनेशन गिवन है और ऐसा बोल रहे हैं फाइंड अ वेक्टर b whose magnitude is 10 units and is parallel to a vector, ऐसा बोला गया है। क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा वेक्टर ढूंढो भाई साहब, एक बी वेक्टर ढूंढो जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10, जिसका मैग्नीट्यूड है 10 और वो जो बी वेक्टर है वो क्या है? ए वेक्टर के पैरेलल। अब दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते थे? जब दोनों का डायरेक्शन एक जैसा होता था, जब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन एक जैसा होता था तब वेक्टर्स पैरेलल होते थे क्या? तो क्वेश्चन के हिसाब से ये जो बी वेक्टर मुझे ढूंढना है, बी वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा? मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ऐसा ही लिखना है क्या? अब डायरेक्शन अगर पैरेलल टू ए वेक्टर होना है तो जो ए वेक्टर का डायरेक्शन है वही बी वेक्टर का भी डायरेक्शन होना चाहिए क्या? मतलब ये जो बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन के हिसाब से कितना गिवन है? 10 का गिवन है और डायरेक्शन मैंने अभी फाइंड किया था क्या? ए कैप। ये जो ए कैप मैंने फाइंड किया वो एक्चुअली तो डायरेक्शन ही है ना, तो मैं पैरेलल टू ए वेक्टर अगर ढूंढना चाहता हूं तो मैं सिंपली क्या करूंगा? यहां पर ए कैप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बी वेक्टर क्या है? 10 मैग्नीट्यूड टाइम्स ऑफ डायरेक्शन, तो आप बी वेक्टर को जब सिंपलीफाई करोगे ना तो बी वेक्टर ऐसा हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ ए कैप। ए कैप क्या है? 3/5 रूट 2 आई कैप प्लस 4/5 रूट 2 जे कैप प्लस 5/5 को मैं सिंपल लिख देता हूं 1/√2 के कैप। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ये 10 जब मल्टीप्लाई करोगे 5 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये √2 और ये 2 बन जाएगा। तो ये ऐसा लिख देंगे क्या? 3√2 आई कैप। मैं इस तरह के कैलकुलेशन कर सकता हूं। आई होप मतलब आप इतने भी एरिया नहीं होगा कि आपको इस तरह के कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, डाउट हो रहा है। और अगर डाउट हो रहा है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, लेकिन ऐसे कैलकुलेशन तो आने चाहिए भाई। मतलब आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं भी हो फिर भी 10 × 3/5√2 कितना होता है ये तो आना चाहिए। बहुत ही बहुत ही गिरा हुआ कैलकुलेशन है, लेकिन नहीं आता तो टेंशन नहीं लेंगे, पूछ लेंगे भाई, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज गिरा हुआ है तो वो 1 साल बाद बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। आज गिरा हुआ है तो 1 साल के बाद वो उसकी लेवल और गिर जाएगी। तो आज अगर नहीं क्लियर हुआ है तो अगली बार जब पूछोगे 1 साल बाद तो ये और गिरा हुआ डाउट हो जाएगा। तो अभी कम गिरा हुआ है, ज्यादा गिर जाएगा तो तुमको पूछने में और ज्यादा शर्म आएगा, तो अभी पूछ लेंगे अगर नहीं समझ में आया तो। अभी फिर भी इसका लेवल है कि बताया जा सकता है। फिर ये 10 को जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना तो 10 और 5 आपस में कैंसिल आउट होके 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 4√2 जे कैप। फिर जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? 10/√2 है। अब चाहो तो इसको और सिंपलीफाई करके लिख सकते हो, मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं। तो ये मेरे पास बी वेक्टर आ गया क्या? हाँ या ना? अब समझो भाई ध्यान से, मैं वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूं। इसका मतलब मैं किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बता सकता हूं क्या? अगर मैं यूनिट वेक्टर, जैसे तुमको याद हो अगर, तो हमने जब रिजल्टेंट कैलकुलेट किया था ना तो वहां पे डायरेक्शन बताते थे यूजिंग द एंगल अल्फा। tan अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करते थे, a sin थीटा प्लस b प्लस a cos थीटा, ऐसा कुछ आया था वहां पे।
तो उससे पहले जब डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे थे तो एंगल्स के टर्म से फाइंड आउट कर रहे थे क्या? अब जो डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे वो आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म से फाइंड करेंगे। जो भी डायरेक्शन आप लोगों को फाइंड करना है ना, वो आई कैप, के कैप, जे कैप के टर्म्स में होगा। और अगर मैंने किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, अगर मैंने किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, इसका मतलब उस वेक्टर का मेरे पास डायरेक्शन आ चुका है। अब ऐसा कोई मुझसे पूछे कि उस परपेंडिकुलर, उस जो भी गिवन, जैसे इस वाले क्वेश्चन में ए वेक्टर के पैरेलल में कोई बी वेक्टर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि भाई बी वेक्टर बताओ, तो बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? अगर ए वेक्टर से पैरेलल है तो जो ए वेक्टर का डायरेक्शन है वही बी वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा क्या? तो क्या लिख देंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर टाइम्स ऑफ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में गिवन था, डायरेक्शन हमने पहले ही फाइंड करके रखा था, सिंपलीफाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा क्या? तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये टाइप 2 प्रॉब्लम है। अब ये भी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब ज्यादा करिश्माई प्रॉब्लम है या ज्यादा तूफानी होगा कि तुम्हारी हालत खराब होगी। तो आसान है, लेकिन अगर तुमको फिर भी लग रहा है कि सर मेरी हालत बहुत खराब हो रही है तो तुम पूछना, बात करना मुझसे, ठीक है? तुम जितना मुझसे पूछोगे, जितना है, देखो मेरे को सब आता है ये मैं नहीं जानता, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मेरे को सब आता है, लेकिन मेरे को इतना जरूर आता है कि मैं तुम्हारा नीट क्लियर करा सकूं। तो मैं जितना जानता हूं उतना तो तुमको कम से कम जानना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा नीट क्लियर होगा, अगर तुम चाहते हो तो। और बस तुमने ऐसी हवेबाजी में एडमिशन ले लिया तो कोई बात नहीं, चलेंगे साथ में। तुम टाइम पार करना, मैं तुमसे ज्यादा टाइम अच्छे से पार कर सकता हूं। नेक्स्ट में देखते हैं टाइप 3 प्रॉब्लम, ठीक है? टाइप 3 प्रॉब्लम कैसा है, तो पहले थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूं, फिर इस पे बेस प्रॉब्लम्स भी करना सीख जाएंगे। ऐसा लेवल है, कोई वेक्टर है, वेक्टर ए ऐसा है, ठीक है? और वेक्टर ए जो है वो थीटा एंगल पर इंक्लाइन है, ठीक है? ये जो वेक्टर ए है, ये जो वेक्टर है वो कितना एंगल पे इंक्लाइन है? वो तो थीटा एंगल पर इंक्लाइन है। अगर ए वेक्टर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड मतलब यहां से आपका लेंथ, मैग्नीट्यूड मतलब यहां से आपका लेंथ कितना है? ए, ठीक है? अभी क्या करते हैं ना, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये ए था, तो ये जो लेंथ है वो ए cos थीटा होता है क्या? कंपोनेंट रिजॉल्व करना सिखाया था, जिसके साथ एंगल बनता है वहां पे cos कंपोनेंट आता है क्या? a cos थीटा लिखेंगे। और जिसके साथ एंगल नहीं बनता उसको क्या लिखेंगे? a sin थीटा। जिसके साथ एंगल बना वहां पे a cos थीटा लिख दिया, और जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है वहां पे क्या हो जाएगा? a sin थीटा। अब ध्यान से देखना, जो वेक्टर a, ये जो वेक्टर a है, इसको रिजॉल्व करके अगर मुझे कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना है तो इसका जो x कंपोनेंट है, ये इसका x कंपोनेंट हो गया क्या? x कंपोनेंट i कैप की तरफ भाग रहा है प्लस में, और ये इसका y कंपोनेंट हो जाएगा इस ऊपर। ये मेरे पास x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर हो गया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप, a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप, जब ऐड करेंगे तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या होगा? यही तो a वेक्टर बनेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? a वेक्टर को ऐसा लिखा जा सकता है क्या? a वेक्टर इक्वल्स टू a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप, लिख सकते हैं क्या ऐसा? वेक्टर को कभी भी अगर रिजॉल्व करके लिखना होता है तो हम क्या करते हैं? जिसके साथ एंगल बनता है वहां पे cos कंपोनेंट भेज देते हैं, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता वहां पे sin कंपोनेंट भेज देते हैं। तो अगर a वेक्टर को रिजॉल्व किया जाए तो एक कंपोनेंट मैंने लिख दिया a cos थीटा i कैप का, और दूसरा कंपोनेंट मैंने लिख दिया a sin थीटा j कैप का। अब यहां पर ये देखोगे, अगर a वेक्टर मेरे पास पता है, मान लो मुझे फाइंड करना है a कैप, मुझसे बोला गया है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, भाई a वेक्टर का यूनिट वेक्टर ढूंढो, a कैप ढूंढो। अब हम क्या जानते हैं? बाय डेफिनेशन a वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यही तो यूनिट वेक्टर होता है। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वही क्या यूनिट वेक्टर है। अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे, a कैप, a वेक्टर का वैल्यू पता था a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप, a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप डिवाइडेड बाय a, मैग्नीट्यूड तो a है। अब
जो भी कैंसिल आउट होता है यहाँ पर, देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ए सब जगह से ए कैंसिल हो जाएगा क्या, ये ए और ये ए। अगर मैं कैंसिल कर दूं तो ए कैप का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए कैप का वैल्यू हो जाएगा ए कैप इक्वल्स टू cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। अब ये जो फॉर्मूला मैंने फाइंड किया है ना यहाँ पे, ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं सिस फॉर्मूला। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिस फॉर्मूला। क्यों बोलते हैं, CIS, इसके नाम पे इसको क्या बोलते हैं, सिस फॉर्मूला। अब ये इंपॉर्टेंस क्या है सिस फॉर्मूले की, ये फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है, मान लो मैंने बोला जैसे यहाँ पर तो तुमको मैग्नीट्यूड थीटा थीटा सब पता है, मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे पास ऐसा एक क्वेश्चन एग्जांपल 1 है, एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, बस इतना पता है कि ये जो वेक्टर है ना, इससे क्या किया है, 30 डिग्री एंगल फॉर्म किया है, वेक्टर है, और बस इतना पता है कि वेक्टर क्या कर रहा है, x के पॉजिटिव से 30 डिग्री से एंगल पे इंक्लाइन है, और ये बोला गया है इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर ढूंढो। मान लीजिए वेक्टर है p वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, ठीक है, p वेक्टर हमारे पास इस तरह से गिवन है, और आपसे बोला गया है, आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड p कैप। अब अगर आपको मैग्नीट्यूड नहीं पता तो आप उसको डिवाइड कर पाओगे क्या ऐसा, जैसे इसमें तो मैंने बोल दिया कि a वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड a मान लो, ऐसा मैंने बोला ना, यहाँ पे p वेक्टर है, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं पता, बस इतना पता है कि x के पॉजिटिव से कोई तो 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन है। अगर x के पॉजिटिव से कोई तो 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, यहाँ पे सीधा p कैप को क्या लिखेंगे, इस फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे cos 30 i कैप प्लस sin 30 j कैप, cos 30 i कैप प्लस sin 30 j कैप। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो p कैप का वैल्यू कितना आ जाएगा, cos 30 का वैल्यू होता है √3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 i कैप प्लस sin 30 कितना होता है, हाफ j कैप। अब देखो ये यूनिट वेक्टर है, जब आप इसको स्क्वायरिंग एडिंग करोगे ना तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, तो इस तरह से क्या करेंगे, p कैप कैलकुलेट करेंगे। सर मेरे को तो समझ ही नहीं आया सर इस फॉर्मूला। जब भी तुमको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, जब भी तुमको किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो तुमको क्या चाहिए, सिर्फ चाहिए कि उसने x के पॉजिटिव से कितना एंगल फॉर्म किया है। अगर x के पॉजिटिव से तुमको एंगल मिल जाए, x के पॉजिटिव से उसने कितना एंगल फॉर्म किया है, अगर तुमको ये मिल गया तो तुम क्या कर सकते हो, आराम से इस फॉर्मूला यूज करके उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। अभी इसमें एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, तब जाके शायद आपको अच्छे समझ में आएगा। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। अभी जो पढ़ाया है उसमें कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। मान लो एग्जांपल 1, कैसा एग्जांपल है, ऐसा एक वेक्टर गिवन है, मान लो वेक्टर है ऐसा गिवन है, और ये बोल रहे हैं कि ये जो एंगल है वो 120 डिग्री का है, ठीक है, x के पॉजिटिव साइड से एंगल कितना है, 120 डिग्री का एंगल है, और पूछा गया है फाइंड a कैप। क्या पूछा गया है, फाइंड a कैप। अब मैं क्या करता हूँ ना, ये क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ, जो बेसिक तरीका है उससे भी समझा देता हूँ, और जो सिस फॉर्मूला है उससे भी समझा देता हूँ। अब अभी आपको सिस वाला फॉर्मूला, जो सिस फॉर्मूला है ना, वो यूज करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप cos 120 sin 120 sin ये सब के वैल्यूज अभी नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आप अभी सीख लेना तरीका। जैसे ही वेक्टर्स खत्म होगा ना, वेक्टर्स के बाद जब बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको ये सब मैं सिखा दूंगा, तो डरने का नहीं है कि सर अपने को तो आएगा ही नहीं, कभी आएगा, मैं पढ़ाऊंगा, आएगा, कैसे नहीं आएगा भाई। तो अपने को फाइंड करना है a कैप। अब ध्यान से कैसे फाइंड करते हैं, अगर ये पूरा एंगल 120 डिग्री है तो सिर्फ इतना एंगल, सिर्फ ये एंगल 30 डिग्री का है, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब ये एंगल क्यों लिख लिया मैंने, मैं किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकता हूं क्या, कोई भी वेक्टर अगर होता है तो उसको उसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है, और हम क्या जानते हैं, जिसके साथ एंगल बनता है, जिसके साथ एंगल बनता है वहां पर आता है cos कंपोनेंट, और जो एंगल के इंडिपेंडेंट होता है वहां पर आता है sin कंपोनेंट। तो जब आप इसको रिजॉल्व करोगे ना तो एक कंपोनेंट इसका यहां पे खुल जाएगा इस डायरेक्शन में,
और एक कंपोनेंट यहां पर आ जाएगा इस डायरेक्शन। हमने वेक्टर्स को रिजॉल्व किया तो एक कंपोनेंट ऊपर की साइड आ रहा है एक्स वाई एक्सिस के अलोंग, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है। अब हम क्या जानते हैं, जिसके साथ भी एंगल फॉर्म होता है, जिसके साथ भी एंगल फॉर्म होता है वहां पर आता है कॉस कंपोनेंट, और जिसके साथ एंगल फॉर्म नहीं होता वहां पर आता है साइन कंपोनेंट। तो यहां पर इसके साथ एंगल फॉर्म हो रहा है तो यहां पे क्या लिखेंगे, ये जो कंपोनेंट है वो a cos 30 का है। कितना एंगल फॉर्म हो रहा था, 30 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा था। जिसके साथ एंगल फॉर्म हुआ वहां पे लिख दिया a cos 30, और इसका डायरेक्शन क्या है, ये y के पॉजिटिव में है तो j कैप लिखा जा सकता है, a cos 30 j कैप लिख सकते हैं। फिर ये जो है इसका मैग्नीट्यूड, जिसके साथ एंगल नहीं बनता वहां पर आता है साइन कंपोनेंट, तो a sin 30 लिख दिया इसको, और इसका डायरेक्शन ये x के नेगेटिव में है तो यहाँ पे माइनस आई कैप लिख देंगे। क्या सर मेरे को नहीं समझ में आया ये, अगर ये नहीं समझ में आया है तो जब मैंने कंपोनेंट निकालना सिखाया था या जब मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ाया था तब का लेक्चर देखना एक बार। इस तरह से मैंने आपको कंपोनेंट्स में किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना बताते हैं। अब अगर मेरे पास x कंपोनेंट है y कंपोनेंट है तो मैं a वेक्टर को, ये जो a वेक्टर है इस a वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, a cos 30 j कैप माइनस a sin 30 i कैप। वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब अगर मेरे पास a वेक्टर आ गया और ये a क्या है, a एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड है क्या, तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि फाइंड a कैप, तो a कैप को हम क्या जानते हैं, बाय डेफिनेशन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आएगा उसी को यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं क्या। तो यहां पर a कैप का वैल्यू जो है, a कैप का वैल्यू होगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना है हमारे पास, a cos 30 j कैप माइनस a sin 30 i कैप होल डिवाइडेड बाय a। अब अगर इसको सिंपलीफाई किया जाए a कैंसिल हो गया यहां पर, तो a कैप का वैल्यू जो है वो हो जाएगा cos 30 j कैप माइनस में sin 30 i कैप। जो a कैप है, a कैप क्या हो जाएगा, cos 30 j कैप माइनस sin 30 i कैप। अब cos 30 sin 30 की वैल्यू जानते ही है ना, अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो a कैप क्या बन जाएगा, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 होता है सर जी √3/2, तो √3/2 j कैप आया यहां पर, और ये हो जाएगा माइनस हाफ i कैप। a कैप का वैल्यू मिल गया क्या हमें, हाँ या ना। ये बेसिक तरीका था जिसको यूज करके मैंने क्या किया है, वैल्यू फाइंड किया है या a कैप का वैल्यू फाइंड किया है। आप क्या करना है, स्क्रीन पॉज करना, इसको नोट कर लेना। अब इसका शॉर्ट ट्रिक तरीका जो सिस फॉर्मूला पढ़ा था, सिस फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। हम क्या जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का, किसी भी गिवन वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर लिखना है, अच्छा वो जब हम मैं यूनिट वेक्टर लिखूंगा ना तो वो xy प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं नीट के लिए बात करूं तो वो xy प्लेन में ही होता है, तो अगर वो xy प्लेन में है तभी ऐसा लिख पाओगे। अगर yz प्लेन में है, xz प्लेन में है तो तुमको बेसिक से करना पड़ेगा जैसा मैंने अभी किया है। ये जो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक जो सिस फॉर्मूला वाला शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक जो है ये सिर्फ xy प्लेन के वेक्टर के लिए है, xy प्लेन के वेक्टर के लिए है, सब जगह वैलिड नहीं है, वेक्टर के लिए है। बात समझ में आ रहा है। अब तो मेडिकल में ये कंफर्म करके रख लेना या मान के रख लेना कि मेडिकल में हमारे पास xy प्लेन के ही वेक्टर आते हैं, मतलब 90% टाइम यही आते हैं। अब हम क्या जानते हैं, हमने क्या पढ़ा, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है a कैप, तो फॉर्मूला था cos थीटा i कैप, सिस फॉर्मूला ci प्लस sin थीटा j कैप। अब थीटा कौन सा एंगल था, x के पॉजिटिव से वेक्टर ने जो एंगल बनाया था वो थीटा है क्या। तो यहाँ पर x के पॉजिटिव से अगर आप एंगल देखोगे तो 120 डिग्री है ना, तो a कैप को ऐसा लिखेंगे cos ऑफ 120 डिग्री i कैप प्लस sin ऑफ 120 डिग्री j कैप। a कैप को क्या लिखेंगे, cos ऑफ 120 डिग्री i कैप प्लस sin ऑफ 120 डिग्री j कैप। अब ये वाला तरीका इसीलिए अभी रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि cos 120 का वैल्यू भी नहीं जानते, sin 120 का भी वैल्यू नहीं जानते। अभी के लिए आप ऐसा याद रख लो,
अभी के लिए इसको रब नहीं करते कि cos 120 जो है वो माइनस ऑफ cos 60 के बराबर है, ये याद रखो, ठीक है। cos 120 जो है वो माइनस ऑफ cos 60 के बराबर है और sin 120 जो है वो sin 60 के बराबर है। इसको क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे कि cos 120 माइनस cos 60 है और sin 120 इज इक्वल टू sin 60। अब अगर मैं a कैप का वैल्यू यहाँ पे ढूंढूं तो a कैप cos 120 के प्लेस में माइनस ऑफ cos 60 रख सकते हैं क्या? तो माइनस ऑफ cos 60 i कैप sin 120 के प्लेस में sin 60 j कैप रखा जा सकता है ऐसा। अब cos 60 का वैल्यू कितना होता है सर? cos 60 हाफ होता है, तो a कैप जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस ऑफ हाफ i कैप प्लस sin 60 का वैल्यू जो आ रहा है वो √3/2 j कैप। अब ध्यान से देखो, ऊपर में जो आंसर लिखा है a कैप का और सिर्फ फॉर्मूला से जो आंसर लिखा है a कैप का मैच कर रहा है क्या? √3/2 j कैप इधर भी, √3/2 j कैप इधर भी, -1/2 i कैप इधर भी, -1/2 i कैप इधर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं एक और क्वेश्चन आपके सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो शायद आपका डर थोड़ा बहुत खत्म हो जाए। स्क्रीन पॉज करेंगे और उसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले व्हाइट बोर्ड रब कर लूं फिर सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, मान लो एग्जांपल 2। ये जो एंगल है वो मान लो गिवन है 240 डिग्री का ऐसा, ठीक है, और इसका नाम दिया है बी वेक्टर। पूछा गया है फाइंड बी कैप। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड बी कैप। फिर से मैं क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। पहले क्या करते हैं, बेसिक तरीका यूज करते हैं। अब बेसिक तरीका यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये पूरा अगर 240 है तो ये एंगल 60 डिग्री का हो गया है। तो जब आप इसको रिजॉल्व करोगे ना, तो एक कंपोनेंट इस तरफ है, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, एक इस साइड में और एक इस साइड में। अब हम क्या जानते हैं, जिसके साथ भी एंगल बनता है वहां पे आता है cos कंपोनेंट और जिसके साथ एंगल नहीं बनता वहां पर आता है sin कंपोनेंट। तो यहां पर हो जाएगा b cos 60, ये b cos 60। इसका डायरेक्शन क्या है, i का नेगेटिव है क्या? अगर ये i का नेगेटिव है तो माइनस i कैप लिख देंगे। इसके साथ एंगल नहीं बन रहा था तो यहाँ पे लिख देंगे b sin 60 और ये क्या है, j का माइनस है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस j कैप। बात समझ में आ रहा है क्या? तो b वेक्टर को, ये जो b वेक्टर है, जब इसको मैं रिजॉल्व करके लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b cos 60 i कैप माइनस ऑफ b sin 60 j कैप लिख सकते हैं। अब अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो b वेक्टर को क्या कर दो, उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो b कैप का वैल्यू कितना हो जाएगा, b वेक्टर क्या था हमारे पास, माइनस ऑफ b cos 60 i कैप माइनस में b sin 60 j कैप और इस पूरे को डिवाइड कर दिया हमने b से। अब b से b अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो b कैप क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos 60 i कैप माइनस ऑफ sin 60 j कैप। सिंप्लीफाई करने पे cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, तो माइनस हाफ i कैप माइनस √3/2 j कैप। ये यूनिट वेक्टर है। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ है ना। ये कौन सा तरीका था, ये बेसिक तरीका था जो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब इसको सिस फॉर्मूले से अगर करना होगा, सेम क्वेश्चन को अगर सिस फॉर्मूले से करना होगा तो मेरे पास एंगल कितना बन रहा है, 240 का एंगल बन रहा है क्या? मैं थोड़ा जगह खाली करता हूँ यहाँ पे, या यहीं का हटा देता हूँ, आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। सिस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, अब फिर से 240 cos 240 sin 240 ये आएगा, जिसका वैल्यू आपको शायद नहीं पता। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं बता दूंगा अभी, लेकिन वो तब यूज कर पाओगे जब आपके पास एंगल्स निकालना आप सीख जाओ। अभी क्या आपको क्या करना है, बस याद कर लेना कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। इसका सेकंड ट्रिक जो है, ये सेकंड मेथड जो है वो क्या हो जाएगा,
किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो सिंपली लिख दो cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। अच्छा ये तभी कर सकते हैं जब वेक्टर xy प्लेन में है। एक क्वेश्चन अभी करा दूंगा जिसमें वेक्टर xy प्लेन के अलावा होगा। अब यहाँ पर थीटा थीटा का मतलब 240 डिग्री है क्या? x के पॉजिटिव से जो एंगल बनता है वही हमारे पास थीटा होता है। तो b कैप हो जाएगा cos ऑफ 240 आई कैप प्लस sin ऑफ 240 जे कैप। अब याद क्या रखना, cos 240 जो है वो माइनस ऑफ cos 60 के बराबर है। सर ये आप कैसे लिख रहे हो, ये कैसे लिख रहे हैं, इसका एक ट्रिक होता है लिखने का, इसका एक तरीका होता है लिखने का, वो तुम सीख जाओगे तुम भी लिख पाओगे। और sin 240 जो है वो होता है माइनस sin 60 के बराबर। अब अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ना यहाँ पर तो b कैप कितना हो जाएगा, 240 के प्लेस में cos 240 के प्लेस में माइनस cos 60 आई कैप लिख दो और sin 240 के प्लेस में माइनस में sin 60 जे कैप लिख दो। अभी में ये आप याद कर लेना। तो b कैप का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 60 हाफ है तो माइनस हाफ आई कैप माइनस √3/2 जे कैप। दोनों आंसर मैच कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट रिजॉल्व करने के बाद यूनिट वेक्टर लिखने पे बनाए जा सकते हैं। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन करा देता हूं, जैसे तुमको लगे कि हाँ भाई आप मैंने सब टाइप के क्वेश्चन करा दिए, आपको ऐसा कोई डाउट ना रह जाए। जो मैं बार बार तुमको बोल रहा हूं सिस फार्मूला यूज करना है, सिस फार्मूला यूज करना है। सिस फार्मूला तभी यूज कर पाते हैं जब वेक्टर xy प्लेन में होता है। अगर वेक्टर किसी और प्लेन में होगा तो आप सिस फार्मूला नहीं यूज कर पाओगे। ध्यान से देखना कैसे। मान लो मैं ऐसा बोलूं कि जो क्वेश्चन मुझे गिवन है, एक बार ये स्क्रीन थोड़ा साफ कर लिया जाए। देखो मान लो ऐसा कुछ गिवन है, ये बोल रहे हैं ये z एक्सिस है और ये बोल रहे हैं ये y एक्सिस। तो कोई भी एक्सिस z हो सकता है, कोई भी y हो सकता है ना। अब ऐसा तो है नहीं ना कि यहाँ पे हमेशा x मानना है, यहाँ पे हमेशा y मानना है और यहाँ पे हमेशा z मानना है। ऐसा गीता कुरान कैसे कहीं पे लिखा तो नहीं है कि भाई इसी को हमेशा x मानना है। x y z एक्सिस अपने मन के हिसाब से जो अच्छा लगे वो लिया जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, x को इधर लिख लेते हैं, लेकिन वो कोई कहीं पे फिक्स नहीं है, तुम एक्सिस कहीं पे भी किसी को ही मान सकते हो। मान लो z और y प्लेन गिवन है और जो वेक्टर है वो इधर गिवन है और कितने एंगल पे है, मान लो 37 डिग्री के एंगल पर। जो वेक्टर है मान लो वेक्टर c और ये क्या है 37 डिग्री के एंगल पर है। अब आपको वेक्टर c का क्या करना है, c कैप कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड c कैप। अब यहां पर सिस फार्मूला मत यूज कर लेना, क्यों? क्योंकि सिस फार्मूला सिर्फ xy प्लेन के वेक्टर के लिए है। यहां पर अगर आप सिस फार्मूला यूज कर लोगे आंसर गलत हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि अगर तुम्हारा वेक्टर y और z प्लेन में है तो तुम i कंपोनेंट कहां से बना दोगे उसका? बात समझ में आ रहा है क्या? वो तो cos थीटा i कैप है, sin थीटा j कैप है। अभी x एक्सिस यहां पे कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं, ये तो सिर्फ y और z प्लेन में है। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो जो बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका में हम क्या करते थे, जिसके साथ एंगल बनता था, जिसके साथ एंगल बनता है वहां पे cos कंपोनेंट आता है क्या? इसको जब आप रिजॉल्व करोगे तो इधर आ जाएगा cos कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा c cos 37 और ये z एक्सिस के अलोंग है ना। z एक्सिस के अलोंग क्या होता है, k कैप होता है क्या? z के पॉजिटिव के अलोंग होता है k कैप, तो मैंने k कैप लिख दिया। यहां पे क्या लिखेंगे, जिसके साथ एंगल नहीं बनता वहां पे जाता है sin, तो c sin 37, ये y के नेगेटिव में है तो माइनस में j कैप। मैंने क्या किया, c वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया है। c वेक्टर का z कंपोनेंट और c वेक्टर का मैंने y कंपोनेंट लिख दिया। इसका मतलब ये जो c वेक्टर है, ये जो c वेक्टर है, c वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, c cos 37 k कैप माइनस c sin 37 j कैप। अब यूनिट वेक्टर कैसे बना रहे हैं, c कैप का डेफिनेशन है वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो c कैप हो जाएगा c cos 37 k कैप में c sin 37 j कैप में डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड है c। तो c कैप क्या आ जाएगा हमारे पास, cos 37 k कैप माइनस
sin 37 j कैप। सर अब cos 37 sin 37 का वैल्यू तो नहीं आता है? आता है, आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमने बचपन में एक बहुत ही प्यारा सा ट्रायंगल पढ़ा है। मैं बताऊं, सबसे जो काम का अपने पास जो ट्रायंगल जो डायग्राम है ना ज्योमेट्री में, वो ट्रायंगल है, अपना फ्रेंड होता है ट्रायंगल। तुम देखना जहां भी ट्रायंगल होगा ना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो ट्रायंगल क्या है? बहुत ही काम का डायग्राम है, बहुत ही हेल्पफुल डायग्राम है। अब ये याद रखना है 37 के सामने होता है 3, इधर होगा 4 और इधर होगा 5। ये 37, ये 90, तो ये 53। ये ट्रायंगल आपको याद रखना है, ये बार बार मैं यूज करूंगा फिजिक्स में। सी कैप को क्या लिखेंगे? cos 37। अब वहां से आप cos 37 का वैल्यू निकालोगे तो cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है क्या? तो ये हो जाएगा 4/5 k कैप माइनस sin 37 3/5 होगा क्या? 3/5 j कैप। अब इसको देखना, ये अभी भी इसका मैग्नीट्यूड जब फाइंड करोगे तो 1 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सॉल्व करने पे 1 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या होंगे? यूनिट वेक्टर के कैलकुलेशन में बनेंगे। आपको बेसिक तरीका समझ में आना चाहिए। बेसिक तरीका देखने के लिए आप क्या करोगे? वेक्टर को पहले इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख दो, और जो भी कंपोनेंट्स बनाना उसमें से ये वाला, जैसे ये बना लिया तो सी को कैंसिल ही करना है, मैग्नीट्यूड तो वही होना है। अब जो भी आ गया उसको सिंपलीफाई कर लो, आंसर लिख देना। अगर वेक्टर xy प्लेन में है तो इस फार्मूला की तरीके यूज किया जा सकता है। इतना ही लेते हैं आज, ठीक है? चलो।